हाय फ्रेंड्स, साइंस फिज़िक्स की डेफिनेशन है। एक पेज पर बहुत सारी डेफिनेशन है जो कि एक शॉर्ट्स में कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो एक डेफिनेशन को देखते हैं और ये डेफिनेशंस क्लास 7 8 से लेकर क्लास 12 तक पूछी जाती हैं। तो कवर करते हैं एक डेफिनेशन। चाल को लेते हैं। चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब गतिशील वस्तु क्या होती है? जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं या कोई घर से ऑफिस जाता है या कोई कार है, वो गतिशील अवस्था में, कार बाइक ये सब होते हैं। तो ये किसमें होता है? ये कुछ ना कुछ दूरी कवर करते हैं। अब जैसे आप अपने घर से स्कूल गए तो वो दूरी कवर होती है, उसमें कुछ ना कुछ समय भी लगता है उसमें। तो फॉर्मूला क्या बनता है? चाल बराबर, जो आपने चाल चली है, चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल, या समय कह सकते हैं। जो हमें समय लगता है वो नीचे आ जाता है और जो हम दूरी कवर करते हैं वो कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। हाय फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 1 फंक्शन की वीडियो अपलोड की है। जिसने नहीं देखी है वो उसको देख सकता है। और अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको देखेंगे। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग आच्छादक फलन होता है। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं देखते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 4x+3/6x-4। तो जो भी इक्वेशन दिए होते हैं सबसे पहले उसको y के इक्वल रख लेते हैं। अब अगर हमारा y और x कन्वर्ट हो जाए, मीन्स जहाँ पर y है वहाँ पर x आ जाए और जहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाए, मीन्स जो इक्वेशन हमें x में गिवन है वो इक्वेशन हमारी y में प्राप्त हो जाए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6x-4 की y में हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6xy माइनस 4y। 4 की y में होगी तो 4y हो जाएगा, 6x की y में होगी तो 6xy हो जाएगा। एककी और आच्छादक फलन, NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। संबंधता फलन का, मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है ये। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मतलब एककी और आच्छादक फलन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब 1 1 की बात की जाए तो हमें फॉर्मूला लगाना है f(x1) = f(x2). मीन्स जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हम x1 और x2 की फॉर्म में रख देंगे। जैसे हमें 4x+3 और अपॉन में 6x-4 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको x1 और x2 की फॉर्म में रख देंगे। और लास्ट में हमारा x1 = x2 अगर आ जाता है तो फंक्शन 1 1 फंक्शन मतलब एककी फंक्शन होगा। और इसको चित्र के थ्रू भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। f(x1) = f(x2). हाय फ्रेंड्स, NCERT मैथ क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4 स्फीयर चैप्टर का है ये। और इसमें हमें गिवन है R1 और R2। R1 = 7 सेंटीमीटर, R2 = 14 सेंटीमीटर साइड में लिखा हुआ है। और इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो सरफेस एरिया होता है CSA, वो होता है 4πr²। पहले गोले का CSA मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो 1 लगा देंगे R1 और दूसरे के लिए R2, 4πr²। दोनों का अनुपात करेंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 का होल स्क्वायर कर लेंगे और R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे 7/14। कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14, 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको स्क्वायर। हाय फ्रेंड्स, NCERT मैथ क्लास 10 चैप्टर 3। इस टेबल में से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और आपको रिलेशन दिया होता है, जो भी आपको इक्वेशन दी होती है उसको हम सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जैसे इक्वेशन फर्स्ट दे रखे x-2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। तो इसकी तुलना कर देंगे हम। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तुलना करने पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 सभी के मान निकाल के अब अनुपात में रख देंगे। a1/a2 ≠ अगर b1/b2 आता है तो फर्स्ट वाला आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और संगत भी कह सकते हैं और केवल एक हल
हाय फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला है ये। और क्लास 9, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भर भर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आज पहले बेसिक फार्मूला ASTC को सीखेंगे। ASTC 4 क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल का मतलब 6 आइडेंटिटी जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा है। एस मीन्स साइन और उसका अपोजिट कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और 4 आइडेंटिटी जो बच गई हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ रहा है। टी मीन्स टैन और टैन का अपोजिट हो जाएगा कॉट। ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और 4 आइडेंटिटीज़ जो बच गई हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, नेगेटिव साइन में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, और इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे। हाय फ्रेंड्स, अभी अपना पाचन तंत्र देख सकते हो, कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित है। सभी पार्ट्स को, सभी अंगों को अलग अलग नाम दिया गया है। चित्र में सभी जगह उनके नाम लिखे गए हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें 3-4 पार्ट हैं, जैसे यकृत है, अग्नाशय है, आमाशय है। तो यकृत क्या करता है? यकृत विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, क्योंकि अग्नाशय से एक रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते भी हैं, और HCl निकलता है इसमें अग्नाशय में, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। आमाशय जनरली पेट को कहते हैं। और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, तो सभी गैस कर सकते हो कौन सा पार्ट कहाँ पर स्थित है। और हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? E या -1, E0, E0 भी बोल सकते हैं। इस पर चार्ज होता है आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है ऋणावेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस में होता है। द्रव्यमान होता है 9.1, यहाँ तक भी याद कर सकते हैं इसको, 9.1 × 10⁻31। द्रव्यमान याद कर सकते हैं और ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। AMU में होता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है खोजकर्ता जे टॉमसन या थॉमसन भी कह सकते हैं इसको, THOMSON, और हिंदी में टॉमसन बोलते हैं। और कब करी थी इसने खोज? 1897 में। सेम प्रोटॉन के लिए देखते हैं, P+, प्रोटॉन को सिंबल होता है 1H1 हाइड्रोजन, और ऋणावेश होता है नेगेटिव साइन 1.6 × 10⁻31 कूलम, आवेश का मात्रा कूलम है। फ्रेंड्स, लाइंस एंड एंगल्स का स्क्रीनशॉट एक मैंने अपलोड कर दिया था, और ये दूसरा कर रहा हूँ। इसमें कुछ फॉर्मूले रह गए थे तो इसको यहाँ पे कवर कर दिया है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जो शीर्ष से टच होते हैं, अपोजिट होते हैं, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? जो सेम साइड में होते हैं उसको संगत कोण कहते हैं। जैसे एक का हो गया है 5, एंगल 1 = एंगल 5 है, एंगल 2 = एंगल 6 है। चित्र में भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंगल 3 = एंगल 4 है, और एंगल 4 = एंगल 3 है। नेक्स्ट है समांतर अंतः कोण कौन से हैं? एंगल 3 = एंगल 6, अंतः मद मीन्स अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांतर बाह्य कोण कौन सा है? एंगल 1 = एंगल 8, एंगल 2 = एंगल 7। नेक्स्ट है सह अंतः कोण कौन सा? एंगल 3 + एंगल 5 = 180।
हाय फ्रेंड्स, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं कौन कौन सी टीमें किस ग्रुप में हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप डी इसमें कम्प्लीटली शो नहीं हो पाया शॉर्ट्स में, बट मैं उसको बता देता हूँ। ग्रुप ए में कनाडा, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, यूएसए है। और ग्रुप डी में बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है। और ग्रुप सी और बी इसमें आपको शो हो रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है जो कि 1 जून और 16 जून का इस शॉर्ट्स में कवर नहीं हो पाया, उसको मैं बता देता हूँ। 1 जून को अमेरिका और कनाडा में मैच होगा, अमेरिका और कनाडा का। और 16 जून को पाकिस्तान और आयरलैंड का होगा। बाकी सारा शेड्यूल इसमें शो कर दिया है। 1 और 16 जून का आपको याद रखना है। 1 जून को अमेरिका और कनाडा का होगा और 16 जून को होगा पाकिस्तान और आयरलैंड का। समांगी होते हैं तो मिश्रण क्या है? मिश्रण को अलग किया जा सकता है। मिश्रण को अलग किया जा सकता है। मिश्रण को अलग किया जा सकता है, यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर फिक्स रहता है इसमें से, इस टॉपिक में से। या तो अवतल दर्पण में से पूछा जाता है या तल दर्पण में से, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको 4 चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि वस्तु की स्थिति होती है, अब प्रतिबिंब की इमेज कहाँ बनेगी, और उसके बाद साइज़ क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज़, और 4 प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब बड़ा या छोटा कैसा होता है। तो 1-2 देख लेते हैं इसमें, बाकी लॉन्ग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्थिति है, यदि वस्तु अनंत पर हो, जैसे सूर्य है, तो उसका फोकस कहाँ बनेगा, वास्तविक, सीधा और बिंदु के साइज़ का बनेगा। ये आप चित्र में जब देखेंगे लॉन्ग वीडियो में तो समझ में आएगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये भी रियल होगी तथा वास्तविक होगी तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, इस टाइप से। सेकंड है, सी से परे है तो एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा। हाय फ्रेंड्स, फिज़िक्स की डेफिनेशन, सरल आवर्त गति की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले एग्जांपल समझेंगे। आपने घर में वॉच देखी होगी, जो घड़ी होती है, उसके नीचे एक घंटा होता है, इधर से उधर ऑस्किलेशन करता रहता है, दोलन करता रहता है। तो उसके थ्रू हम समझेंगे, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु की ओर या निश्चित बिंदु से दूर, वो कभी निश्चित बिंदु जो मिडल होता है उसके एक साइड में जाता है, ऑस्किलेशन करता है, कभी दूसरी साइड में दोलन करता है, दूर इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार दोलन गति करता है कि कण के त्वरण की दिशा सदैव सरल रेखा के उस निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट होती है, उस निश्चित बिंदु की ओर रहती है, तथा त्वरण का परिमाण उस निश्चित बिंदु से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है।
हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड देखते हैं क्या टर्म होती है। टर्मिनेटेड मीन्स होता है एंड होना किसी का। एंड मीन्स अगर आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 है तो 0.36 तक आपका फाइनली आ रहा है इसमें, तो उससे आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि आपका ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, स्टॉप हो गया ये। और अगर आपके वैल्यू आगे चलती जा रही है डिवाइड करने पर, जैसे 1/11 से 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर नॉन टर्मिनेटेड हो जाता है। सेकंड में जैसे है, और थर्ड में 4 एंड 1/8 है इजिकल टू 33/8, इसमें भी नॉन टर्मिनेटेड आएगा, पॉइंट में चलता रहेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसे ही थर्ड हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के लिए हिंदी के रचनाओं की ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट है विनोबा भावे। इसकी ट्रिक क्या होगी, तीनों की 3 रचनाएं दी हैं। विनोबा के विचार, राजघाट की सन्निधि में, चीर तारुण्य की साधना। तो फर्स्ट तो मैच हो जाएगा, सेम नाम है। सेकंड में राजघाट और विनोबा भावे कैसे मैच करेंगे, भाव को ले लेंगे विनोबा भावे में और राजघाट में राजा को, तो राजा के भाव कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट विनोबा भावे और चीर तारुण्य, अब इसमें भी भाव को लेंगे विनोबा भावे में, और चिरकाल तक कैसे होने चाहिए भाव, जो जीवित रहें, लोगों के बीच में जीवित रहें, ऐसे भाव होने चाहिए। नेक्स्ट आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इसकी ट्रिक देखते हैं। अशोक के फूल। अब अशोक क्या था, अशोक ने हजारों को प्रसाद दे रखा था, बहुत हराया था लोगों को उसने अपने काल में। नेक्स्ट है विचार प्रवाह। अब अशोक के विचार आज तक भी जीवित हैं। कुटज। हाय फ्रेंड्स, अलजेब्रा के इन सभी फॉर्मूलों की ट्रिक्स बना दी है। अलजेब्रा फॉर्मूले ट्रिक्स के नाम से सर्च करना। क्या है इसकी ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले के a+b का होल स्क्वायर है और सेकंड a-b का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों लगभग सेम फॉर्मूले, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जब दोनों का होल स्क्वायर हो तो a और b दोनों का स्क्वायर करके तो फिर प्लस करके तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab, मीन्स a² + b² + 2ab। अब सेकंड में माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है a² + b² फिर -2ab। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 × a × -b मीन्स -2ab। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर का a² + b² -2ab। तो जब -b का स्क्वायर करा तो वो प्लस हो गया, और तीनों की मल्टीप्लाई करा तो -2ab हो गया है। और कंप्लीट वीडियो ट्रिक्स देखने के लिए हाय फ्रेंड्स, खेल सामग्रियों का मापतोल देखते हैं कौन सा खेल है और क्या उसकी मापतोल है। जैसे फर्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई। क्रिकेट पिच की लंबाई सभी जानते हैं 22 गज होती है, और यदि उसको पॉइंटों में फाइंड किया जाए तब कितनी होगी, तो उसको देखते हैं 20.12 मीटर। तो 22 गज या 20.12 मीटर क्रिकेट बल्ले की माप होती है। लंबाई में 38 इंच, 38 इंच, चौड़ाई में 4.5 इंच। तो चौड़ाई से 4.5 याद रख सकते हैं, और सेंटीमीटर में दोनों देख सकते हैं। लंबाई 96.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल का वज़न। वज़न कितना होता है, 5.5 से 5.75 औस। और जो है इंग्लैंड की एक मापतोल है ये। नेक्स्ट है क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई भूमि से 28 इंच। नेक्स्ट बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 त्रुटि की डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता मतलब मेजर करने में, मापने में निश्चित नहीं है, वह कुछ न कुछ कमी रह गई है, वह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाती है। अब क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती हैं, वे त्रुटियाँ जो किसी एक दिशा में होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहलाती हैं। अब दिशा एक दिशा हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार ये 3 प्रकार की हैं। यंत्रगत त्रुटियाँ, प्रायोगिक त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ। किसी यंत्र के द्वारा जो त्रुटि होती है उसको यंत्रगत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे त्रुटियाँ जो मापक यंत्र की अपनी अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन आदि के कारण होती हैं, यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग के द्वारा
हाय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का टॉपिक भौगोलिक उपनाम। तो उपनाम क्या है? नंबर 1 में देखते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। पॉप का शहर रोम, रोम कहाँ पे है? इटली में। बंगाल का शोक दामोदर नदी। और हाई टेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, सभी जानते हैं धरती का स्वर्ग भी कश्मीर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है और यहाँ पर बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। एंड नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नेक्स्ट उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेतनगर बेलग्रेड। चीन का शोक ख्वांगो नदी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। 1000 जिलों का की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार वरदान मिस्र। उगते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले ज़िलों का मैप है ये और एग्ज़ाम में 1 नंबर दिलवा सकता है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं इसको। जैसे गाज़ियाबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है और उसी से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें नोएडा राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर और नाइट सफारी पार्क, ये सब गिवन है, इसमें दिया हुआ है। प्रथम सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है, सर्वाधिक साक्षरता। और ऐसे ही बिजनौर में देखो, बिजनौर राज्य का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध। ऐसे ही बदायूं में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, ये इम्पोर्टेंट है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति। तो एक एक करके इसको रीड करना है और 1 नंबर एग्ज़ाम में क्लियर करना है आपको। हाय फ्रेंड्स, ये 12 वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसको समझते हैं। क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन 2.37 बार मीन्स 2 नंबर्स पे बार है, 3 और 7 पे। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इजिकल टू 2.37। अब बार को हटा के उसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो सेम नंबर को रिपीट करते हैं, 2.3737 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब जितने नंबरों पे बार होता है उतने ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने डिजिट से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि 2 नंबरों पे बार है और दोनों साइड में कर दिया है। 100x इजिकल टू 237.37 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से लेस कर देते हैं, 100x माइनस एक्स, और इधर भी 237.37 माइनस 2.3737, तो 99x बराबर 235 हो जाएगा। x इजिकल टू 235/99 हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी सॉल्व। हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग की ट्रिक देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी में भी कहाँ पर है? मडुआ डीही। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? लोग अपनी कार में या बाइक में डीजल भरवा के जाते हैं और लोगों का मोटिव क्या होता है? मडुआ, मतलब मुझे डुआ मिल जाए। और कहाँ पे जाते हैं? वाराणसी जाते हैं। अब वाराणसी क्यों जाते हैं? क्योंकि वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही मंदिरों का केंद्र रहा है, तो इसलिए लोगों का मोटिव क्या होता है वाराणसी जाने का? कि उन्हें दुआ मिल जाए। नेक्स्ट है सिंगरौली कोयला खान। अब इसको याद करने की, इसका स्थान कहाँ पे है? सिंगरौली सोनभद्र में। याद करने की ट्रिक क्या है? सिंग कौन करता है? कोयला। कोयल मतलब कोयल करती है, और तो दोनों मैच हो जाएंगे, सिंग और कोयल। तो सिंगरौली कोयल से हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्वरक कारखाने इलाहाबाद गोंडा गोरखपुर। अब इसमें गॉड जो होते हैं
हाय फ्रेंड, पास्चराइज्ड देखते हैं। पास्चराइज्ड को किसने दिया था? लुई पास्चर ने। और डेफिनेशन क्या है इसकी? पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो फ्री कर देता है किससे? हार्मफुल माइक्रोब से। द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। कभी कभी इसमें 62 to 66 भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में। एंड 50 to 30 seconds and the suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growing of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurized. Thanks for watching. Hi friends, NCERT Math Class 9th Chapter 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं ये सारे। फर्स्ट में क्यूब में गिवन है वॉल्यूम, CSA TSA डायगोनल। वॉल्यूम होता है एक ही क्यूब। क्यूब आपने डाइस देखा होगा जिससे लूडो खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारी ऑल साइड्स सेम होती हैं। ए इसमें शो रखा है तो एक ही क्यूब हो जाएगा। CSA 4A स्क्वायर, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA 6A स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल होता है √3A। डायगोनल को फाइंड किया जाता है इसमें। क्यूबॉइड में वॉल्यूम LVH, इसमें 3 साइड होते हैं। TSA 2 LB + VH + HL और डायगोनल √L² + B² + H स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H और ब्रैकेट में L + B। सिलेंडर वॉल्यूम πr² H, TSA 2πr ब्रैकेट में H + R। एरिया ऑफ ईच एंड πr², CSA 2πrH। कौन वॉल्यूम πr। हाय फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेसिक फार्मूलों की ट्रिक्स देखते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी में डिवाइड है फॉर्मूले। जैसे नंबर 1 में है साइन माइनस थीटा। इसमें 90 180 नहीं आ रहा है, ओनली साइन माइनस थीटा। अगर साइन के साथ माइनस आ जाए तो माइनस को पहले लगा देते हैं, और कॉस के साथ यदि माइनस थीटा आ जाए, कॉस माइनस थीटा, तो माइनस नहीं लगाते हैं, कॉस थीटा करते हैं ओनली। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? साइन में आई आ रहा है, आई में जो 1 बन रहा है उसको यदि मैं इधर लेके आ जाऊँ तो माइनस बना सकता हूँ। तो इस तरीके से इसको आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख सकते हैं और दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोबारा। सेकंड फार्मूला 90 से है, सेकंड और थर्ड। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा। ये तीनों प्लस में है। और चौथा फार्मूला इसमें कॉस 90 + थीटा। अगर कॉस के साथ 90 + थीटा आ जाए तो इसमें माइनस लगता है, माइनस साइन थीटा। और 90। हाय फ्रेंड्स, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। मीन्स जो नेफ्थलीन की बॉल होती है, जो घर में और टॉयलेट्स में, बाथरूम में और बेड्स में वाइट कलर की यूज़ की जाती है, वो कोई भी सॉलिड छोड़े बिना कुछ समय बाद गायब हो जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका। नेफ्थलीन इज़ अ सब्सटेंस विच शोज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जो सब्सटेंस, जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, सॉलिड टू गैस चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एवापोरेशन टेक्स प्लेस easily in it. These balls undergo sublimation, due to which it converts directly into vapors. Vapor में change हो जाते हैं and disappear into air without leaving any solid. तो बिना solid को छोड़े बिना ये डायरेक्ट वेपर।
सिलेंडर तक अभी हमने सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे, अभी ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखते हैं कोण के फॉर्मूले। वॉल्यूम क्या होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर H/3 भी बोल सकते हैं। तो इसमें सेम टू सेम सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बस 3 से इसको डिवाइड किया हुआ है। टी एस से क्या होता है कोण में, टी एस से होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल कह सकते हैं इसको। एल होता है स्लैंट हाइट, सी एस से पाई आर एल। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इजिकल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको हम सेकंड टाइप से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्फीयर के फॉर्मूले देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी एस से क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सी एस से भी इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अलग फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, दोनों ही टेम्परेचर को मेज़र करने के यूनिट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको स्मॉल टी इजिकल टू T-273 डिग्री सेल्सियस में दिया गिवन है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में T इजिकल टू 2+273 केल्विन में गिवन है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं स्मॉल टी के और कैपिटल टी के। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैपिटल टी गिवन है T इजिकल टू 293 केल्विन, तो हम टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 293 और -273 को लेस कर देंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा स्मॉल टी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में गिवन है स्मॉल टी इजिकल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल टी की जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +273, तो इजिकल ये केल्विन में आ जाएगा 298 केल्विन। और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन, स्कूल ऑन व्हील योजना कौन से स्टेट में प्रारंभ की गई है। नंबर 1 एग्जाम्पल दिल्ली, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, और जिसको नहीं पता है वो ट्रिक के थ्रू इसको समझेंगे। स्कूल ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील, स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं हम, हेड का करते हैं। हेड मीन्स हैदराबाद, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करेंगे हम, हैदराबाद, हेड। तो स्कूल ऑन व्हील योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है, हैदराबाद में। ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें, और चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हैं जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, और एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये एग्ज़ाम में। तो इसको देखते हैं। फॉर्मूले सबसे पहले देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको स्मॉल टी दिखा रखा होगा, टी इजिकल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉल टी जो होता है क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसको डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, और कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में शो हो रहा है, टी इजिकल टू कैपिटल टी इजिकल टू स्मॉल टी +273 केल्विन। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, और आपको यदि सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस की वैल्यू स्मॉल टी की फॉर्म में पुट कर देते हैं, और कैपिटल टी की फॉर्म में दिया है तो 293 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, कैपिटल टी की जगह हम पुट कर देंगे, और 273। हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले या उत्सवों की ट्रिक देखते हैं। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, लखनऊ, ये सेम है। वाराणसी पर्यटन उत्सव, ये भी वाराणसी में सेम। आगरा पर्यटन उत्सव, आगरा में। गंगा महोत्सव, और ये बनाया जाता है वाराणसी में। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक है, गंगा को याद रखो गैंग। अब गैंग क्या करता है, वार करता है, तो इसको ऐसे याद रखना है, गैंग और वार, वाराणसी। नेक्स्ट है त्रिवेणी महोत्सव, इलाहाबाद, ये तो सभी को पता है, इजी है। होलिकोत्सव, होलिकोत्सव की ट्रिक होगी मथुरा। अब होली को जो है जब आग जलाई जाती है, आग दी जाती है, तो उसमें लगातार निरंतर जलती रहनी चाहिए। तो उसमें क्या लगाते हैं लोग, मैथ लगाते हैं, मैथ की ट्रिक लगाते हैं कि होली को लगातार आग जलती रहे। परिक्रमा मेला, अयोध्या, अब राम जी की परिक्रमा।
हाय फ्रेंड्स, अभी हमने परिक्रमा मेला तक की सभी की ट्रिक देखी थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कबीर मेला। कबीर मेला कहाँ होता है? मगहर। अब इसको कैसे याद करेंगे? कबीर कबीर कैसे थे? बहुत गहरे विचार के थे, तो गहरे विचार के मतलब मगहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपिल पर्यटनोत्सव। कंपिल का कंपिल है और ये कहाँ पे स्थित है, इसको याद करना जो इम्पोर्टेंट है। इसकी ट्रिक देखते हैं। अब कम कम है किसी के पास फल, तो वो क्या करेगा? फर रूखा। फर से जो भी उसको खाना होगा सब कुछ खा लेगा। फर रूखा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फर से खाना खा सकता है कब कंपिल। नेक्स्ट है कन्नौज पर्यटोत्सव, ये सेम है कन्नौज में। नेक्स्ट है रामायण मेला चित्रकूट। अब ऊपर भी एक मेला आया था, वो अयोध्या में था, और ये रामायण मेला ये चित्रकूट में है। इसको कैसे याद करेंगे? राम जी का चित्र, राम जी। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 कंडेंसेशन की डेफिनेशन देखते हैं। कंडेंसेशन मीन्स संघनन होता है, संक्षेपण होता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस स्टेट डायरेक्टली टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट। मीन्स वे पदार्थ जो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए, कंडेंसेशन कहलाते हैं, संघनन कहलाते हैं या संक्षेपण कहलाते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण देखते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं या गिलास होता है, गिलास ठंडे पानी का, तो वो क्या करता है, कभी कभी बाहर से गीला हो जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी गीला हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेती हैं और उसको गीला कर देती हैं, गिलास को या कोल्ड ड्रिंक। हाय फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसको जनरली हम समझते हैं, ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, मीन्स गेन होगा। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीजन में ऑक्सी आ रहा है, तो दोनों को आपको मैच कराना है। हम डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन की। इन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लॉसेज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे। ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, 2Cu + O2, हीट उसको हमने किया, मीन्स कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने हीट किया, देन इक्वेशन फाइंड होगी 2Cu। प्रोडक्ट में हमें क्या फाइंड हो गया? 2Cu। रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन लॉस होते हैं और हाइड्रोजन गेन्स होते हैं। और हाय फ्रेंड्स, कल हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किया था, आज रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस से मिलकर बनी होती है। मीन्स इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन की। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मीन्स ऑक्सीडाइज्ड में क्या होता है? गेन ऑक्सीजन का होता है और लॉसेस हाइड्रोजन का होता है। इसके अपोजिट रिडक्शन होता है, इफ़ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। Such reaction are called oxidation or reduction reactions और redox reactions। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, CO + H2 और Cu + H2O बन रहा है इसमें, तो CuO, O हट गया है, C। हाय फ्रेंड्स, वेपोरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। जनरली वेपोरेशन कैसे होता है? जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वेपर बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है, मीन्स वायुमंडल में चला जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ लिक्विड। तो इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं 1 kg ऑफ लिक्विड के थ्रू टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। तो लेटेंट हीट जो वेपर की अपनी हीट होती है उसको वेपोरेशन बोलते हैं। तो वेपोरेशन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
हाय फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है यूपी पुलिस में। तो देखते हैं जनगणना 2011। इसकी बहुत सी ट्रिक बनी हुई है, बट ये ट्रिक बिल्कुल डिफरेंट होगी। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। तो 3 वर्ड की ट्रिक क्या होगी इसके लिए? यूपीएस। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, पी मीन्स पॉपुलेशन, भी आप पॉपुलेशन को कनेक्ट कर सकते हो। एस मीन्स सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब सर्वाधिक और न्यूनतम, इसको हम जनरली कैसे याद कर सकते हैं? बी मीन्स बिहार, ए मीन्स अरुणाचल प्रदेश। हाय फ्रेंड्स, केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखते हैं प्रिजर्वेटिव बाई कॉमन सॉल्ट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? मीट एंड फिश को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाई शुगर, इसके थ्रू जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैसेस को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व बाई शुगर। प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, यूज़ ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया can't live in such an environment. Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is. हाय फ्रेंड्स, हिस्ट्री का बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक बौद्ध धर्म। इसकी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार की शानदार ट्रिक है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। तो आज एक नई ट्रिक के साथ फिर से देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख 4 स्थल। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में एक वर्ड आ रहा है बनी। तो बनना मतलब जन्म होना किसी का, बनना, तो उसको आप मैच कर सकते हैं जन्म और बनी, लुम्बिनी। तो इस ट्रिक से आराम से याद हो जाएगा ये परमानेंट। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति। अब ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में बौद्ध शब्द आ रहा है जिसका मतलब होता है समझ। और ज्ञान को क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ज्ञान। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉर्मूला देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न एलोगरिथम, इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होता है इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। इसको डिवाइड के थ्रू हम फाइंड करते हैं। वेयर ए इजिकल टू डिवाइडेंट होता है, बी इजिकल टू डिविज़र, क्यू इजिकल टू क्वोशिएंट, आर इजिकल टू रिमाइंडर। तो क्वेश्चन गिवन था 225 एंड 135 का HCF फाइंड करना था। तो हम डिवाइड के थ्रू ए बी और आर को वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू 225 है, बी इजिकल टू 135 है, क्यू फाइंड हुआ है 1 और आर रिमाइंडर में रह गया 90। अब इसको सोल्व आगे करेंगे। 135 को अगेन हम लिख लेते हैं, फिर 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 को अगेन लिखेंगे। तो 90 इजिकल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर। हाय फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 12.1 NCERT। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एक CBSE का क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। जो CBSE के स्टूडेंट उस वीडियो को देख सकते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। चैप्टर 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इजिकल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें। तो अवरोध दे रखे हैं इसमें x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, कॉमा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको z जो भी दिया होता है उस इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं। z इजिकल टू 3x प्लस 4y।
हाय फ्रेंड्स, हिस्ट्री की एक और ट्रिक देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या हैं इनको देखते हैं। प्राचीन नाम परुष्णी, आधुनिक नाम क्या है, रावी। तो पुरुष कोई राव साहब होते हैं, राव, तो वो पुरुष होते हैं, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, परुष्णी, रावी। नेक्स्ट है सतुद्री में सतारा है, सतलज में भी सतारा है, तो इसको ऐसे याद रखना है, सत। नेक्स्ट है अस्किनी, चेनाब। अस्किनी को स्किन बोल सकते हो, चेनाब में चिन ले सकते हो। चिन माने क्या होती है, ठोड़ी होती है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्किन और चिन। नेक्स्ट है विपाशा व्यास। तो विपाशा व्यास तो मैच हो रहा है वैसे, तो इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है गोमल। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो देखते हैं इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और डायमीटर D हमें फाइंड करना है। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई r²h/3 इज इक्वल टू 48 पाई, एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 48 के इंटू 3 हो जाएगा, तो r² इज इक्वल टू 48/h/3 हो गया है। अब इसमें h की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 9 पुट करने पर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 और 3 से 48 को कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो देखते हैं इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और डायमीटर D हमें फाइंड करना है। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई r² इज इक्वल टू 48 पाई, एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 48 के इंटू 3 हो जाएगा, तो r² इज इक्वल टू 48/h/3 हो गया है। अब इसमें h की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 9 पुट करने पर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 और 3 से 48 को कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स। हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूले और देखते हैं इनकी ट्रिक्स। सुहागा को बोरेक्स भी बोलते हैं और इसका फार्मूला है Na2B4O7 10H2O। तो वही सुहाग है, किसी का सुहाग बचाना है तो सबको 10-10 रुपये देने हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है इसको। Na2B4O7 साथ में 10H2O की मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है कैलोमल। एक कैलोमल होता है, एक कोरोसिव सब्लिमेट होता है। तो कैलोमल में Hg2Cl2 आता है और कोरोसिव सब्लिमेट में HgCl2 आता है। ये पारा और क्लोरीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है माइक्रोकॉस्मिक लवण NaNH4 HPO4 4H2O, ये कम आता है एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। नेक्स्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन ऑफ टाइम इंग्लिश का टॉपिक। यूज़ ऑफ इन, जनरली वी यूज़ इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, in the summer, in 1980, in the 1900s, the 19th century. We can use in examples. We wake up at 4 p.m. in the morning. We ate the lunch in the afternoon. We will be going to the picnic in the summer. We generally centuries के लिए we use win 1980, 19th century, like great
हेलो फ्रेंड्स, फिज़िक्स क्लास 8 से लेकर क्लास 11-12 तक ये पूछी जाती हैं सारी डेफिनेशंस। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? वह भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की होती हैं। सेकंड है मूल मात्रक। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं उन्हीं के मात्रक होते हैं मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान का तक किलोग्राम होता है, और जितनी भी दूरियां होती हैं उसका मीटर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, और ताप का हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अब विदेश में कौन घूम रहा है? जयशंकर, शंकर जी घूम रहे हैं विदेश में। नेक्स्ट है कानून मंत्री। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अब कानून किसका चल रहा है? राम का चल रहा है, और किसके साथ में? अर्जुन के साथ में, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी। तो अटर्नी को आर से याद रखेंगे। तो इस नेक्स्ट है एनर्जी प्रमुख। एनर्जी प्रमुख है नलिन प्रभात। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एनर्जी कमांडो जो होते हैं वो सुबह ही सुबह क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। ये उनको डेली रूटीन में रहना पड़ता है। तो एनर्जी जहाँ पे भी आ जाएगा आपको प्रभात याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। तो मुख्य मतलब मेन है न्यायाधीशों में, तो उसके सिर पे क्या लगा हुआ है? चंद्र लगा हुआ है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेद, जिसे याद तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं जिन्हें गद्य में लिखा गया है। तो इनको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है रेक, यतेश, सांप, गोपनीय अर्थ। और दूसरी ट्रिक है आपकी 1, 3300 और 5। ये नंबर्स में ट्रिक बनाई गई है। रेक का मतलब है ऋग्वेद, और इसको किसने लिखा है? ऐत्रेय कौशिकी ने। यजुर्वेद लिखा है तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय का ते और श। ये तो ट्रिक बनेगी हमारी यतेश। करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीआई टैग 2024। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीआई टैग 2024 में उड़ीसा राज्य को जो भी जीआई टैग मिले हैं उनकी ट्रिक है ये। तो नंबर 1 पे कांटेई मुंडी बैंगन, नंबर 2 पे है डोंगरिया कौंद शॉल, इसको कपड़गंडा भी बोलते हैं। नंबर 3 पे लाल चीटी चटनी। तो इनको कैसे याद करेंगे? देखो, कांटे वाली मुंडी, और सेकंड में हम डॉग, और थर्ड में लाल चीटी। तो ये क्या है? ये सभी उड़ीसा में डिश जो आ रहा है डिश से रिलेटेड है। और ये सब क्या है? ढकी हुई है, ढेकनाल मांझी। तो ये तीनों है कांटे मुंडी का बैंगन, और डॉग, और लाल चीटी। ये तीनों क्या है? ढकी हुई हैं। और हाय फ्रेंड्स, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 नंबर फिक्स रहता है इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो। हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार। तो आयातित वस्तुएं क्या क्या थी? तांबा, चांदी, सोना, ये सब आयातित वस्तुएं थी। और किस देश में व्यापार होता था, मतलब एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तो तांबे को देखते हैं। तांबे की ट्रिक क्या है? खेतड़ी और बलूचिस्तान। खेतड़ी मीन्स राजस्थान में है। तो कैसे याद रखेंगे? तांबे का तार यदि कहीं पे गिर जाए और किसी को टच हो जाए तो वो कैसा तड़ 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 करने लगेगा इंसान जिससे भी टच होगा। और बलूचिस्तान, और बल जो है उसका सब चित्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखना है सभी को। नेक्स्ट ट्रिक है चांदी। चांदी की ट्रिक है अफगानिस्तान और ईरान। अब
हाय फ्रेंड्स, ये मेरी फेसबुक आईडी है तीनों। अगर किसी भी फ्रेंड को किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो वो फेसबुक आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड करे और वी कैन टॉक एंड बेनिफिट ईच अदर मोर एंड मोर। बात कर सकते हैं हम फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फॉलो मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम्स में आता ही आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, और मिस्टेक होने के चांस बहुत रहते हैं इसमें, तो ट्रिक से करेंगे इसको। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? तो रावी। कैसे याद रखेंगे? हड़प्पा हड़प लिया किसने? राव साहब होते हैं ना, राव साहब, तो उन्होंने हड़प लिया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहन है, ये मोहन है, और ये सिद्धू तो नाम है, मोहन भी नाम है और सिद्धू भी नाम है। चन्हूदड़ो, अब इसको चंदू याद रखेंगे, चंदू भी नाम है और सिंधु में सिद्धू नाम है। मांडा चिनाब। अब चना आ रहा है इसमें, मांडा, चने का आटा क्या करा? मांडा। कालीबंगा घग्गर। अब काले बैग या बैंगन कहाँ होते हैं? घर घर बनते हैं, उसको मान लेते हैं बट। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आंसर होगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, किसी वृत्त से स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? आंसर होगा 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, छेदन रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है उसे छेदन रेखा कहते हैं। सेकंड का थर्ड, किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समांतर हों? तो आंसर होगा 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त से स्पर्श रेखा को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3, हाय फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स। बड़े मैथमेटिशियनों को भी कभी कभी मैथ्स की फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो एम मीन्स मेमोरी, ए मीन्स एक्यूरेसी, टी मीन्स टैलेंट, एच मीन्स हार्ड वर्क, एस मीन्स साइंस ऑफ लर्निंग। कभी कभी साइंस ऑफ लर्निंग की जगह सिंसियरिटी भी लिख सकते हैं। तो ये होता। हेलो फ्रेंड्स, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। यह पौधों में जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या है? यह पौधों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। याद कैसे करेंगे? जाइलम में जल आ जाएगा, जल का संवहन, और फ्लोएम में फल मीन्स भोज्य पदार्थ जो खाने पीने के होते हैं। जाइलम सेकंड पॉइंट, यह निर्जीव उत्तक है। फ्लोएम क्या होता है? यह सजीव उत्तक है सेकंड पॉइंट में। तो फ्लोएम कैसा है? सजीव। खा पी के कैसे हो जाते हैं सजीव लोग? थोड़ा पावरफुल हो जाते हैं। और जाइलम जल पी के थोड़ा एनर्जी आती है, बट फिर भी सजीव के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है। अब जल क्या है? जल कहीं से भी अगर निकल गया, कोई छेद रह गया तो नुकसान हो जाएगा। तो इनकी भित्ति कैसे बना दी है? मोटी बना दी है, और इनकी भित्ति कम मोटी होती है फ्लोएम में। हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एच, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो आपने गांवों में देखा होगा, गेहूं के दानों और भूसे को अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि को कहते हैं विनोइंग विधि। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विनोइंग मतलब कि गाँव के लोग कैसा, हम गाँव के लोग जानते हैं। तो वी मीन्स क्या हो जाए? हम, नोइंग माने नो, जानते हैं। तो विनोइंग, इसको याद करना ही थोड़ा हार्ड रहता है, इसी की ट्रिक बनाइए। क्वेश्चन नंबर आई, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं निखारने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। हाय फ्रेंड्स,
हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर ई, जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस विधि को बोलते हैं कीप पृथक्करण विधि। तो इसमें क्या करते हैं, एक कीप लगा देते हैं जिसमें जल और तेल दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए छानने की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और ये तो आप अपने घर पे भी सभी करते हैं, चाय से चाय की पत्ती को अलग कर लेते हैं छानने के द्वारा, छन्नी के द्वारा। जी पॉइंट है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो बालू से लोहे की जो पिन होती है, चुंबक लेते हैं तो उसको टच करते हैं तो सारी की सारी लोहे की पिन चुंबक में आ जाती हैं और बालू रह जाता है अलग। तो इस विधि के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? एक क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना दी जाती हैं या खेत टाइप के बना दिए जाते हैं जहाँ पर समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है और वो वाष्प के रूप में जो जल होता है वो वायुमंडल में चला जाता है तथा शेष नमक रह जाता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बी पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो इसमें उदरपातन विधि का यूज किया जाता है, उदरपातन प्रक्रम, जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को सीधा द्रव में न परिवर्तित करके गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड वाष्प के रूप में उड़ जाता है। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी देखते हैं। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं छानने की प्रक्रिया। छानने की क्रिया में क्या होता है, इंजन ऑयल को धातु के छोटे टुकड़े से अलग कर लिया जाता है। डी पॉइंट है, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा आप केंद्रीय विधि का। आप केंद्रीय विधि में क्या होता है, दही को किसी पात्र में लेकर उसको भिगोया जाता है और उसमें जो मक्खन होता है जो कि हल्का पदार्थ होता है वो मध्य में आ जाता है, बीच में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है, इस विधि को आप केंद्रीय विधि कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे और इसमें एंगल BCD समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार कितना हुआ है, 12 दिया हुआ है, ऊंचाई 5 है, 2 से कैंसिल करें, 2 6 12, 6 5 30 हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, k स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, BD इज इक्वल टू अंडर रूट 169 हो जाएगा। BD इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो। नाउ ए ट्राइंगल BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हेरोन फार्मूला है ट्राइंगल अंडर रूट S माइनस है, S माइनस B, S माइनस से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 15। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होगा, इन दिस, आंसर देखते हैं फर्स्ट का, इन दिस रिएक्टेंट्स एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड प्रोडक्ट्स आर बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। सो द बैलेंस इक्वेशन इज BaCl2 प्लस Na2SO4, दोनों एक्वस में है, गिव्स BaSO4, ये सॉलिड में है, प्लस 2 NaCl, एक इसमें, ये एक्वस में है। तो रिएक्शन इसमें राइट डाउन करनी थी हमें। तो बेरियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, BaCl2, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा और प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड। और इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स, और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव एक तद्भव शब्द है, कौन सा होगा इसमें? पंजर, पंचाली, पंडित, पंजरी। तो ABC तीनों दिए हुए हैं, तीनों पहले बोले जाते थे और पंजरी जो है आज की भाषा का शब्द है।
तो जो शब्द आज बोले जाते हैं या संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं वो सभी तद्भव कहलाते हैं। तो पंजरी राइट होगा। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। अटल, अटल बिहारी के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसको। अटल कैसा एक तद्भव शब्द है। आजकल फेमस भी है ये वर्ड, बाकी सभी तत्सम है। नेक्स्ट वर्ड है चौकी का तत्सम है। तत्सम की बात करें मीन्स संस्कृत में आपको बताना है तो चतुष्पादी का हो जाएगा, इसमें नाम से भी आप चेक कर सकते हो। कपूर शब्द है। कपूर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द होगा। हाय फ्रेंड्स, हिंदी के पर्यायवाची शब्द यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्कर, कलेश, अर्कजा, तरंगिणी। तो आंसर सी अर्कजा हो जाएगा। अर्क देते हैं यमुना में, जैसे गंगा में देते हैं ऐसे ही यमुना में देते हैं, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह का गिरह हो जाएगा, गेह गिरह। इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखना है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक चंद्रमा को कहते हैं, तो ये वाला इजी भी है। नेक्स्ट है धूसर किसका पर्याय है या पर्यायवाची है? दूसर गर्दभ, गधा, खर, चक्रीय वाय, तो ये सब दूसर के होते हैं। नेक्स्ट है कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, तो ये देख लेना इसको शीशा कैसे लिख। हाय फ्रेंड, कुछ अनिकार्य शब्द हैं, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनिकार्य शब्द है? तो अंबर को आकाश या गगन कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या है? अचल मीन्स जो चल ना सके, निश्चल हो जाएगा आंसर। कौन सा शब्द द्विज का अनिकार्य नहीं है? द्विज के बहुत सारे अनिकार्य शब्द होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, पक्षी हो गया, दांत हो गया, बट सिंह जो है ये अनिकार्य शब्दों में नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनिकार्य रूप चुनिए। तो मत्सर का अनिकार्य रूप क्या होता है? राग। नेक्स्ट है सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनिकार्य शब्द है? सारंग के। हाय फ्रेंड, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। Number first, acids are the compounds which contain one or more hydrogen atoms and when dissolved in water produce hydrogen ions, H3O plus. It means acid have H plus ions. Second point, acids are classified as organic and inorganic acids on the basis of their sources. Number third, acids are classified as strong and weak acids on the basis of their strength. स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, जिसका 1 होता है वैल्यू। फोर्थ पॉइंट, एसिड्स, ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स dissolve in water to give acids. Hi friends, NCERT class 10 chapter 2 acid, base and salts. What is acid? The acid are the compounds which contain one or more hydrogen atoms and when dissolved in water produce. Hi friends, NCERT science class 9 chapter 1 sublimation. What is sublimation? Sublimation is the process of change of solid state directly to gaseous state without changing into liquid state. एग्जाम्पल कैम्फर, नैप्थेलिन। तो कैम्फर और नैप्थेलिन जो नैप्थेलिन, इसमें जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट में डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा नैप्थेलिन की जो गोली होती हैं, पिल्स होती हैं, उसको बाथरूम में रख देते हैं या बेड में डाल देते हैं, तो वो सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट में। और ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।
हाय फ्रेंड, फिजिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं। ये क्लास केवल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। असंतुलित बल डेफिनेशन दी है फर्स्ट। तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। इसके विपरीत अगर संतुलित बल की बात की जाए, जिस जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसे संतुलित बल कहा जाता है। मीन्स बैलेंसिंग फोर्स इंग्लिश में बोलेंगे संतुलित बल को, और असंतुलित बल को डिसबैलेंसिंग फोर्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। संतुलित बल होता है जैसे कोई भी वस्तु आपके सामने बैलेंस में रहती है। जैसे मेज पर रखी हुई कोई वस्तु है, साइकिल चलाता हुआ कोई व्यक्ति है, डांस करते हुए कोई व्यक्ति है, या मेज पर कोई रखी हुई वस्तु है। इनका परिणामी जो तक शून्य है ये संतुलित बल कहलाएंगे, अदरवाइज ये संतुलित। हाय फ्रेंड्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है डी एम इन 1/4 है डी ई का। तो डी एम क्या है? डायमीटर ऑफ मून। वी नो दैट डी इज इक्वल टू 2r, मीन्स डायमीटर जो होता है व्यास वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, डी एम की जगह 2rm पुट कर दिया, अपॉन में 4 आ गया इज इक्वल टू 2re। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू आर एम अपॉन 4 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो में फाइंड करना है एस सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ मून। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 पाई आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एम स्क्वायर। आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर ई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आर एम अपन 4 का होल स्क्वायर अपॉन में आर एम स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आर एम स्क्वायर अपॉन में 16 हो जाएगा, इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/16 आंसर आ जाएगा।
साउथ अमेरिका मैप। इसका तो पूरा होने देना लगा तो पहले से कैल्शियम क्लोरो